नमस्कार, मैं दिशा पमेचा आप सभी का स्वागत करती हूँ आज इस क्लास में। हम बात करते आ रहे थे हमारे ग्रीन स्किल्स की और पिछली कक्षा में हमने बात करी थी कि हमारी जो ग्रीन इकोनॉमी है वो क्या होती है। तो अगर थोड़ा सा हम वापस से पिछली क्लास का रिवाइज करें तो ग्रीन इकोनॉमी के बारे में हमने क्या बोला था कि ऐसी कोई भी प्रणाली या कोई भी सिस्टम जहां पर आर्थिक विकास इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ में हमारे पर्यावरण को का भी ध्यान रखा जा रहा है, ऐसी सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? ग्रीन इकोनॉमी बोलेंगे। हम वहां पर क्या क्या बात कर रहे थे कि ह्यूमन वेलबींग को भी ध्यान में रखा जाए, साथ ही में बायोडाइवर्सिटी को भी ध्यान में रखा जाए। हम इंसानों के फायदे के लिए कितने सारे काम कर रहे थे, लेकिन हमें ऐसे काम नहीं करने हैं जिनसे हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचे। चाहे हम एग्रीकल्चर करें तो ऐसे हमें नहीं करना है कि डिफॉरेस्टेशन करें, डिफॉरेस्टेशन करके हम बायोडाइवर्सिटी का लॉस कर दें, क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाए और साथ ही में हमारा जितना भी नेचुरल रिसोर्स है उसके ऊपर संकट मंडराने लगे। ऐसे काम हमें नहीं करने हैं। अगर हम क्या कर रहे हैं, हमारे नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल्स को कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारे को उनको एफिशिएंटली यूज करना चाहिए। सबसे पहले तो हमारे को क्या करना है, हमारे को नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे, कोल पे, पेट्रोल पे, डीजल पर अपनी निर्भरता कम करनी है। और अगर हम उनको कहीं यूज भी कर रहे हैं, उनको उपयोग में भी ला रहे हैं, तो उनको हमारे को बहुत ही कुशलता पूर्वक इस्तेमाल करना होगा, जिससे कि उनकी जो खपत है वो कम से कम हो सके और काफी कुशलता पूर्वक हो सके। तो इतनी बात समझ आई थी हमारे को लास्ट क्लास में कि हमने जब ग्रीन इकोनॉमी को फॉलो करना है तो हमें ऐसा नहीं करना है कि हमें सिर्फ या तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, आर्थिक विकास करना है, या फिर हमें सिर्फ हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखना है या उसको संरक्षित रखना है। हमें दोनों कामों को साथ में करना है। यही मकसद है एक ग्रीन इकोनॉमी का, हरित अर्थव्यवस्था का। अब हमने ये तो समझ लिया कि ग्रीन इकोनॉमी क्या होती है, लेकिन हमारा भारत कैसे इस ग्रीन इकोनॉमी की तरफ अग्रसर हो रहा है, इसके बारे में बात करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं कि जो भारत है वो वैश्विक स्तर पर ग्रीन इकोनॉमी का एक काफी बड़ा उदाहरण है। अब ये कैसे है? ये इसलिए है क्योंकि भारत में ऐसा नहीं हो रहा है कि या तो सिर्फ आर्थिक विकास की तरफ चला जा रहा हो या सिर्फ हम पर्यावरण की देखभाल और उसकी संरक्षण कर रहे हो। ऐसा नहीं है। जितने भी कदम लिए जा रहे हैं एक हरित अर्थव्यवस्था की तरफ, वो बिल्कुल ही क्या है, संतुलित है। बात समझ में आ रही है? तो क्या हो रहा है यहाँ पर, हरित अर्थव्यवस्था और सतत विकास की दिशा में धीरे धीरे कदम उठाए जा रहे हैं, जो कि क्या है, संतुलित है, बैलेंस्ड है। कैसे बैलेंस्ड है कि हम हरित अर्थव्यवस्था को भी अपनाएं, साथ ही में हम कंटिन्यूअस डेवलपमेंट को भी साथ में लेकर चलें। यहाँ पर बात हो रही है कि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारा आर्थिक विकास तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम हमारे इन्वायरमेंट को, पर्यावरण को भी मद्देनजर रखते हुए चल रहे हैं, ध्यान में रखते हुए चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे को लैंड चाहिए, जमीन चाहिए, तो हमारे पेड़ काटे जा रहे, काटे जा रहे, काटे जा रहे, और अपनी ज़रूरतों के लिए उसके ऊपर या तो कृषि कर रहे हैं या हाउस होल्ड डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं या उद्योग बना रहे हैं, इंडस्ट्री बना रहे हैं। ऐसा नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, अगर हम पेड़ काट रहे हैं तो हम दूसरी तरफ और क्या बना रहे हैं, दूसरी तरफ हम एक ग्रीन बेल्ट भी बना रहे हैं, जहां पर कि हम पौधारोपण करके हमारे जो वन है उनका क्या कर रहे हैं, उनको बहाल कर रहे हैं, उनको बढ़ा रहे हैं, उनको सुरक्षित रख रहे हैं। तो ये क्या हुआ, ये हुआ हमारी भारत में कि भारत कैसे हरित अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहा है। अब यहाँ पर जब हम हरित अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर्स होते हैं जो कि हमारी ग्रीन इकोनॉमी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैसे कि हमारा कृषि, एग्रीकल्चर। हम जब आगे बात करेंगे हमारे सेक्टर्स ऑफ ग्रीन इकोनॉमी के बारे में, तो आप ये देखेंगे कि जो एग्रीकल्चर है वो कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण सेक्टर है ग्रीन इकोनॉमी का। अब महत्वपूर्ण क्यों है?
हमारे भारत का जितना भी खाद्य पदार्थ आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? एग्रीकल्चर से आ रहा है, कृषि से आ रहा है। तो कृषि क्या है? हमारी ग्रीन इकोनॉमी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। फिर हम बात करते हैं हमारे कंस्ट्रक्शन की, किसकी? निर्माण की। कंस्ट्रक्शन में क्या हो रहा है? बिल्डिंग्स बन रही हैं, रोड्स बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, जिससे कि पूरा भारत आपस में वेल कनेक्टेड हो सके। बात समझ में आ रही है? तो ये जो कंस्ट्रक्शन है वो कैसा होना चाहिए? ग्रीन कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ग्रीन कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, हरित निर्माण होना चाहिए। अब ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा कि यहाँ पर जितना भी मटेरियल यूज किया जा रहा है वो कम से कम क्या करे? पोल्यूशन कॉज करे। कम से कम क्या करे? पोल्यूशन कॉज करे। और हमको क्या यूज करना है? ग्रीन बिल्डिंग मटेरियल को यूज करना है, जिससे कि हमारा जो कंस्ट्रक्शन है वो स्थायी हो सके, सस्टेनेबल हो सके। तीसरे हम यहाँ पर सेक्टर की बात करते हैं, हमारी पावर बिजली का जनरेशन कैसे हो रहा है। तो जब हम बिजली के जनरेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमारे नज़र में आता है वो ये है कि हमारे को जो ये नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, क्या है? नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, उनके ऊपर से हमारी निर्भरता हमें कम करनी है। यानी कि जब भी हमें पावर जनरेशन करना है तो पावर जनरेशन नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की बजाय हमें किससे करना चाहिए? रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को यूज करके करना चाहिए। कौन से हैं ये रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज? जरा याद करके बताइए, कौन कौन से हमारे नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन हैं जो कि कभी खत्म नहीं होते और निरंतर हमारे को मिलते रहते हैं। सबसे पहला है हमारा सोलर एनर्जी। कौन सा है? सोलर एनर्जी, जिससे कि हम ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं। फिर हमारे पास है कि पानी से हम बिजली बना सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। फिर हमारे पास कौन सी है? विंड एनर्जी भी है, और साथ ही में हमारे पास कौन सी है? टाइडल एनर्जी भी है। कौन सी है? टाइडल एनर्जी भी है। तो ये सारी बातें किसकी हुई कि अगर हम पावर का जनरेशन कर रहे हैं तो हम कैसे करें? हमारी रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से करें, और हमारा जो पावर का जनरेशन है वो लोकल हो। साथ ही में अगर हमारी जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा पावर जनरेशन अगर हो रहा है तो ये इंश्योर करा जा रहा है, सुनिश्चित करा जा रहा है कि एक शहर से दूसरे शहर तक एनर्जी को, इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट किया जा सके, उस ऊर्जा का वितरण किया जा सके। तो कितनी अच्छी बात है ना, कि ये तो यही बात हो गई कि अगर हमारे घर में खाना ज़्यादा बना है तो जितना खाना काम में आया उतना तो काम में ले लिया, लेकिन जितना खाना बच गया उसको वेस्ट करने की बजाय क्या कर दे? किसी और को दे दें, ताकि उस खाने का सही उपयोग हो सके। बात समझ में आ रही है? फिर हम यहाँ पर बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की। बहुत ज़्यादा ये इस चीज़ को लक्ष्य बनाया जा रहा है कि जो भी इंडिया की ज़रूरतें हैं, भारत की ज़रूरतें हैं, उनको भारत में ही पूरा किया जाए, जिससे कि हमारा भारत क्या बन सके? आत्मनिर्भर बन सके। क्या बन सके? आत्मनिर्भर बन सके। उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की। तो ट्रांसपोर्ट की अभी हम बात कर रहे थे कि कैसे ट्रांसपोर्ट को ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन बनाया जा रहा है, हरित परिवहन बनाया जा रहा है। और आखिरी में हम बात करेंगे टूरिज्म की, जहाँ पर हम जानेंगे कि जो इको टूरिज्म है उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। हम ग्रीन इकोनॉमी में एक पॉइंट पढ़ के आए थे कि ग्रीन इकोनॉमी का एक मकसद होता है, 3 मकसद थे, जिसमें से एक मकसद था सोशल इंक्लूजन, जहां पर हमने ये पढ़ा था कि हमारी चाहे सरकार हो, चाहे आम जनता हो, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, जो भी हमारी ग्रीन इकोनॉमी के हितधारक हैं, सबको क्या मिलनी चाहिए? उसकी लाभ मिलने चाहिए, बेनिफिट्स मिलने चाहिए। यही होएगा टूरिज्म से।
अब टूरिज्म से हम कैसे सबको इन्वॉल्व कर सकते हैं? देखो, शहर के लोग तो इन्वॉल्व हो जाते हैं किसी ना किसी तरह से, उनको एजुकेशन मिल जाती है, वो जहाँ नौकरियाँ करते हैं उनको ग्रीन जॉब्स भी मिल जाती हैं, ग्रीन स्किल्स भी उनके डेवलप होते हैं, क्योंकि सरकार ने काफ़ी सारी ऐसी पॉलिसीज़ चलाई हैं जहाँ पर कौशल प्रशिक्षण मिल रहा है। जैसे कि हमने बात करी थी नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि 2015 में लागू करी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर इको टूरिज्म किसके काम आ रहा है? इको टूरिज्म काम आएगा हमारे नेटिव ट्राइब्स के, जैसे कि गोंड ट्राइब्स हैं, बाइगा ट्राइब्स हैं, जो कि कहाँ रहते हैं? जंगलों में रहते हैं। और ये जो ट्राइब्स हैं, इनको पता है कि उन जंगलों का हम कैसे बहुत ही समझदारी से इस्तेमाल कर सकते हैं बिना उनको नुकसान पहुंचाए। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जो हमारी ट्राइब्स है, नेटिव ट्राइब्स है, जंगलों में रहने वाली हैं, उनका भी आर्थिक विकास करना है। अब हम आगे जाके जब हम पढ़ेंगे हमारी ग्रीन इंडिया मिशन, तो अब हम उसमें देखेंगे कि कैसे हमारी मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की कुछ ट्राइब्स हैं, बिहार की ट्राइब्स हैं, गोंड और बाइगा ट्राइब्स, वहाँ के वन विभाग ने उनको उस जंगल में, जो भी वो जंगल हैं वहाँ के, उस एरिया के, वहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, नॉन वुड प्रोडक्ट्स, जो कि लकड़ी के नहीं हैं, चाहे वो हमारा क्या हो, फल हो, फूल हो, पत्ते हो, इन सबको इस्तेमाल करने की छूट दे रखी है। साथ ही में ये जो ट्राइब्स हैं, ये बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल करती है इन प्रोडक्ट्स का। इनसे आप पढ़ेंगे कि कैसे ये फूलों से, जो आप पढ़ेंगे महुआ इकोनॉमी के बारे में, तो आप ये जानेंगे कि कैसे वो महुआ के फूलों से हलवा बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, खीर बनाते हैं, लड्डू बनाते हैं। साथ ही में आप ये भी देखोगे कि वो महुआ के ही पत्तों से, पेड़ के पत्तों से वो पत्तल बनाते हैं, एकदम पर्यावरण अनुकूल पतले बनाते हैं, दोने बनाते हैं। और साथ ही में जो फल होता है महुआ का, उससे वो क्या निकालते हैं? एक तेल निकालते हैं, जैव ईंधन निकालते हैं, जिसको वो इस्तेमाल करते हैं और बेचते भी हैं, जिससे कि उनका क्या होती है? आय बनती है, उनका आय का एक स्रोत बनता है। और इससे क्या होगा? उनको रोजगार तो मिल ही रहा है, साथ ही में उनका आर्थिक विकास भी हो रहा है। हम बात करेंगे इसके बारे में आगे। तो ये सब क्या है? ये हमारे कुछ ग्रीन इकोनॉमी के 6 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्से हैं। इनके अलावा और भी हिस्से हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे सेक्टर्स ऑफ ग्रीन इकोनॉमी में। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या है? ये हमारे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो हिस्से हैं उनके बारे में हमने बात करी। ठीक है भाई, इतना हो गया। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जब हम इंडिया में ग्रीन इकोनॉमी को स्थापित करने की बात कर रहे हैं, तो हम वो कर कैसे रहे हैं? भारत ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है जिससे वो एक हरित अर्थव्यवस्था की तरफ अग्रसर हो रहा है? तो सबसे पहला जो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये है कि अगर भारत में कोई भी रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोजेक्ट चल रहा है और उसमें कोई भी हमारा जो फॉरेन इन्वेस्टर है, अगर वो उसमें निवेश करना चाहता है, तो वो अपनी 100% कैपिटल को बिना किसी सरकार की परमिशन के इन्वेस्ट कर सकता है। देखिए यहाँ पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए स्वचालित मार्ग के तहत 100% तक, 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है। क्या मतलब हुआ इसका? यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए ये हमारा इंडिया है, ठीक है, और ये कोई दूसरा देश है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने मान लिया है कि ये इंडिया है और ये कोई दूसरा देश है, ठीक है। अब यहाँ से इंडिया में क्या चल रहा है? इंडिया में एक प्रोजेक्ट चल रहा है रीन्यूएबल एनर्जी का, जिससे कि मान लीजिए हम बोलते हैं कि कोई सोलर प्रोजेक्ट चल रहा है और बाहर बैठा एक इन्वेस्टर हमारी इंडिया में निवेश करना चाहता है। क्या चाहता है? भारत में निवेश करना चाहता है। अब इस निवेश को भारत सरकार ने पूरी छूट दे दी है कि ये जो इन्वेस्टर है ये 100% अपनी कैपिटल को इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकता है, निवेश कर सकता है, और इस इन्वेस्टर को सरकार की परमिशन भी नहीं लेनी पड़ेगी।
तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और ऐसे प्रोजेक्ट्स और ज़्यादा लोग शुरू करना चालू करेंगे, क्योंकि पैसा चाहिए होता है ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए। और क्योंकि अगर पैसे का जो सोर्स है वो बिल्कुल क्या हो जाए, एकदम ऑटोमेटिक रूट हो जाए, तो क्या होगा, ऐसे प्रोजेक्ट्स बढ़ेंगे जिससे कि हमारे इंडिया में क्या होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। बात समझ में आ रही है? दूसरा, यहाँ पर भारत ने क्या स्टेप उठाया है, उन्होंने इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम के जो चार्जेस लगते थे उनको क्या कर दिया है, वेव ऑफ कर दिया है। क्या कर दिया है उन्होंने? उसको वेव ऑफ कर दिया है। वेव ऑफ का क्या मतलब है कि मान लीजिए अगर ये हमारा भारत है, ठीक है, इसके एक प्रदेश में यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ पर उत्पाद हो रहा है सौर ऊर्जा का, सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है। अब जितनी इस प्रदेश को सौर ऊर्जा चाहिए वो इसने काम में ले ली, लेकिन उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा बची है और ये दूसरे प्रदेश को क्या करना चाहता है, वितरण करना चाहता है, वितरित करना चाहता है, ट्रांसमिट करना चाहता है। तो पहले इस ट्रांसमिशन पे क्या लगते थे, कुछ चार्जेस लगते थे। क्या लगते थे? कुछ चार्जेस लगते थे। लेकिन अब ये जो चार्जेस हैं ये भारत सरकार ने क्या कर दिए हैं, वेव ऑफ कर दिए हैं। सौर और पवन ऊर्जा की अंतरराज्यीय बिक्री के लिए अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन सिस्टम शुल्क में छूट दी गई है। कितनी बड़ी बात है। मतलब आप इसको फिर हम उस छोटे से और बहुत आसान एग्जाम्पल से समझेंगे कि हमारे घर में क्या है, बहुत सारा खाना बनाया गया है, लेकिन वो जितना काम आना था काम आ गया, लेकिन काफ़ी खाना बचा है। तो अगर आप मान लो आपको किसी और को देने के लिए उसके पैसे देने पड़ जाए तो आप खाना दोगे? नहीं दोगे। आप तो अपना पैसा बचाओगे, तो खाने को फेंक दोगे, डंप कर दोगे, वेस्ट कर दोगे उसको, क्योंकि आप पैसा क्यों दोगे? तो क्या होता था, खाना वेस्ट हो जाता था। ऐसे ही जो हमारी सोलर एनर्जी पे और हमारी विंड एनर्जी की जो जनरेशन पे जो उससे एनर्जी बनती थी उसको ट्रांसमिट करने के लिए पहले क्या दिया जाता था, कुछ लागत लगाई जाती थी, लेकिन अब उस लागत से छूट दे दी गई है। उस लागत से छूट दे दी गई है, जिससे कि अब जो राज्य हैं, अलग अलग राज्य हैं, वो आसानी से बिना किसी शुल्क के दूसरे राज्य को अपनी ऊर्जा को वितरित कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? कितना बढ़िया कदम है ये हमारी भारत सरकार द्वारा। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं कि जितनी भी हमारी रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट हो रही है, बहुत सारे स्कीम्स आ रहे हैं, जैसे कि हमारी एक नेशनल सोलर मिशन है जहाँ पे हम दीयू के बारे में बात करेंगे और आप ये जानेंगे कि दीयू 100% सोलर एनर्जी पर चलता है। किसी भी प्रकार की अब जो बिजली है उसका इंपोर्ट नहीं करता है। अब मान लीजिए कुछ टाइम बाद डीयू में जो बिजली है वो ज़्यादा बनने लग गई, जितनी उसको ज़रूरत नहीं उससे ज़्यादा बनने लग गई, तो डीयू क्या करेगा, डीयू उसको कहीं भी ट्रांसमिट कर देगा। तो हमारे को क्या करना है, इतनी ज़्यादा जब रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से हम हमारी ऊर्जा का क्या कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, तो हमारे को यहाँ पर एक ट्रांसमिशन प्लान बनाना पड़ेगा कि हमारी बिजली को उन राज्यों में भेज सके जहाँ पर क्या नहीं है, किसी भी प्रकार की नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है या उनसे उत्पन्न हुई भी कोई भी ऊर्जा नहीं है। ऐसे हमारे को 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी का ट्रांसमिशन प्लान बनाना होगा, जिससे कि हम हमारी जितनी भी ऊर्जा बन रही है नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों से, उनका हम बहुत ही एफिशिएंट यूज कर सकें। बात समझ में आई? फिर उसके बाद में हमारा एक पंचामृत प्लान दिया गया था। क्या दिया गया था? पंचामृत प्लान दिया गया था, 5 नेक्टर प्लान दिया गया था, जिसका लक्ष्य ये था कि भारत को 2070 तक क्या बनाना है, नेट जीरो
कार्बन एमिशन अचीव करना है। मतलब हम किसी भी प्रकार का 2000 तक ऐसे हम देश बन जाएंगे कि हमारा कार्बन एमिशन बिल्कुल शून्य हो जाएगा। यहीं पर जो हमारी भारतीय रेलवे है, उन्होंने क्या प्रण लिया कि वो 2030 तक नेट जीरो टारगेट को अचीव करेंगी। और अगर इंडियन रेलवे इस लक्ष्य को हासिल कर लेती है तो दिस विल लीड टू अ रिडक्शन ऑफ एमिशन बाय 60 मिलियन टन्स एनुअली। हर साल 60 मिलियन टन की ऊर्जा में की हमारी कार्बन एमिशन में कमी आएगी। भारतीय रेलवे के 2030 तक नेट जीरो लक्ष्य से सालाना 60 मिलियन टन उत्सर्जन में कमी आएगी। किसकी उत्सर्जन में? कार्बन एमिशन के उत्सर्जन में, जिससे कि हम हमारा पर्यावरण बचाएंगे, हमारे जो कार्बन फुटप्रिंट्स है उनको भी कम करेंगे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ अग्रसर होंगे। बात समझ में आई? उसके बाद हमारे जो ये एलईडी बल्ब की कैंपेन्स चल रही हैं, क्या चल रही हैं? एलईडी बल्ब की जो कैंपेन्स हैं, इनसे भी 40 मिलियन टन के कार्बन एमिशन में कमी आई है। बात समझ में आ रही है? क्या आ रही है? 40 मिलियन टन के एनुअली कार्बन एमिशन में कमी आई है। साथ ही में हमारा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रमोशन चल रहा है, जो अभी हम बात कर रहे थे फेम इंडिया के बारे में, उससे भी हम क्या कर रहे हैं? हमारा आर्थिक विकास तो कर ही रहे हैं, साथ ही में हमारे पर्यावरण को सुरक्षित भी बना रहे हैं। आर्थिक विकास कैसे हो रहा है? क्योंकि हम फेज 2 में क्या कर रहे हैं? ईवी की मैन्युफैक्चरिंग भारत में करवा रहे हैं। साथ ही में हम हमारी जो निर्भरता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे, उसको कम कर रहे हैं। कितनी आसान और कितनी इंटरकनेक्टेड बातें हैं सारी। आप एक अच्छा काम करेंगे, उससे दूसरा अच्छा काम अपने आप ही हो रहा है यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर भारत सरकार ने कुछ ऐसे नॉर्म्स लागू किए हैं जिससे कि फ्यूल को एफिशिएंटली यूज़ किया जा सके। अब ये फ्यूल एफिशिएंटली कैसे यूज़ होगा? अभी आपने सुना होगा कि 10 साल से जो ऊपर के जो व्हीकल्स हैं, उनको क्या किया जाएगा? उनको रोड से हटा दिया जाएगा, उनको स्क्रैप कर दिया जाएगा। इंजन्स जो बन रहे हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग अलग तरीके से होगी। जो भी लोग वाहन बना रहे हैं उसको लाइट वेट बनाएं, जिससे कि हमारा जो फ्यूल है, ईंधन है, वो कम लगे। लाइट वेट बनाने से क्या होगा? ईंधन कम लगेगा। और हमें क्या करना चाहिए? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से हटके हमारे बिजली चालित व्हीकल्स पर आना चाहिए। तो ऐसे ही कुछ सरकार ने नॉर्म्स बनाए हैं जिससे कि हमारा जो परिवहन क्षेत्र है उसके लिए कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए ईंधन दक्षता के मानदंडों को अधिसूचित किया गया है। बात समझ में आ गई कि 10 साल से पुराने जो इंजन हैं उनको गाड़ियों में नहीं लगाया जाएगा। जो भी ये मैन्युफैक्चरर्स हैं, उत्पादक हैं, उनको बोला गया है कि इंजन्स में नई टेक्नोलॉजी लाई जाए जिससे कि ईंधन का बढ़िया इस्तेमाल हो सके। साथ ही में यहाँ पर क्या है? ऐसे प्रोग्राम्स को और स्कीम्स को इम्प्लीमेंट किया गया है जिससे कि एनर्जी की एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके। आगे जाके आप पढ़ेंगे नेशनल मिशन ऑन इनहैंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी। ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ये हमारे 4 पिलर पर बेस्ड है, जो कि ये देखता है कि जहां पर हमारी बिजली का उत्पादन हो रहा है, अगर उससे ज़्यादा बिजली उत्पादन बन रही है तो उसको ट्रांसमिट किया जाए, और ऐसी ही रिन्यूएबल एनर्जी बनाने के लिए उसका मार्केट डेवलप किया जाए। साथ ही में जो हमारे ये जो निवेशक हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको इन मैन्युफैक्चरर्स से मिलाया जाए और एक ऐसा प्लान बनाया जाए जिससे कि इनहैंस एनर्जी एफिशिएंसी से इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जाए। आई बात समझ में? तो ये क्या है? ये एक मिशन है जो कि ये देखेगा कि हमारी जो एनर्जी एफिशिएंसी है वो बढ़े। जितनी भी ज़्यादा एनर्जी पैदा हो रही है उसका उपयोग कुशलतापूर्वक किया जाए। ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने के लिए कार्यक्रमों और योजनाओं का कार्यान्वयन किया गया है।
बात समझ में आ रही है? तो ऐसे ही काफ़ी सारे और भी स्कीम्स हैं जो हमारी भारत सरकार लेकर आ रही है, जिससे कि हम एक हरित अर्थव्यवस्था की तरफ अग्रसर हो सकें। अब हम बात करते हैं कि आखिर हमारा भारत क्यों हरित अर्थव्यवस्था को अपना रहा है। कोई ना कोई तो लक्ष्य होना चाहिए, या फिर अगर हम हरित अर्थव्यवस्था को अपनाते भी हैं तो उससे विश्व स्तर पर, वैश्विक स्तर पर क्या असर पड़ेगा, ऐसा क्या इम्पैक्ट होगा, हमारे ग्लोबल इम्पैक्ट क्या होगा अगर हम हरित अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ते हैं। आप खुद सोच के बताओ कि अगर हम हमारी निर्भरता नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से हटाकर रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे ले आए तो हमारा ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कम होएगा। क्या होएगा? ग्रीन हाउस गैस के एमिशन में कमी आएगी। ग्रीन हाउस गैस के एमिशन में कमी आएगी तो ग्लोबल वार्मिंग कम होएगी। बात समझ में आ रही है? क्या कम होएगी? ग्लोबल वार्मिंग कम होएगी। इससे क्या होगा? तापमान बढ़ेगा नहीं, जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा नहीं, वो स्थिर रहेगा। और टेम्परेचर के बढ़ने से जो क्या हो रही थी, जो हमारे जो ग्लेशियर्स थे वो जो मेल्ट हो रहे थे वो नहीं होंगे तो हमारा जो वाटर लेवल है, सी वाटर लेवल है, उसमें वृद्धि नहीं आएगी। यही होएगा। क्या होएगा? ग्लेशियरों के पिघलने से और परिणाम स्वरूप समुद्र के स्तर में वृद्धि को रोका जा सकेगा। कितना बड़ा ये इफेक्ट है। हमने बात करी थी कि जब जो हमारा रिलेशनशिप है पर्यावरण के साथ में वो कुछ असर डालता है, जहां पर हमने बात करी थी कि नेचुरल डिजास्टर्स आ रहे हैं, कैलामिटीज आ रही हैं, साथ ही में एसिड रेन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, इन सभी के बारे में हमने बात करी थी। तो जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अपनाएंगे, हरित अर्थव्यवस्था को अपनाएंगे, तो ये सारे कामों में क्या होगी? कमी होगी। तो सबसे पहले क्या होएगा? हमारे ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कम होएगा, जिससे कि ग्लेशियर्स मेल्ट नहीं होंगे और वाटर लेवल में कमी आएगी। साथ ही में यहाँ पर क्या होएगा? क्लाइमेट चेंज कम होएगा। क्लाइमेट चेंज कम होएगा। साथ ही में क्या होगा? जो क्रॉप प्रोडक्शन में बदलाव आ रहे थे, क्योंकि कभी भी बारिश पड़ रही थी तो उसकी वजह से पूरी की पूरी फसल खराब हो रही थी, तो क्रॉप प्रोडक्शन में जो वेरिएशन आ रहे थे वो कम होंगे। साथ ही में जो हमारे क्लाइमेटिक डिजास्टर्स थे, चाहे आप बाढ़ की बात कर लो, आप भूकंप की बात करो, आप भूस्खलन की बात करो, क्योंकि इतनी ज़्यादा माइनिंग होती है कि भूस्खलन, लैंडस्लाइड्स हो जाते हैं, भूकंप आने लगते हैं, इन सभी में कमी आएगी। क्लाइमेटिक डिजास्टर्स, तूफानों में कमी आएगी। जलवायु परिवर्तन में, फसल उत्पादन में जो भिन्नता है और जलवायु आपदाओं में रोकथाम होगी। बहुत बड़ा इम्पैक्ट है ये। साथ ही में क्या होगा? यहाँ पर जो हमारी लड़ाई है ग्लोबल वार्मिंग के अगेंस्ट, डेजर्टिफिकेशन के अगेंस्ट, हमारी जो जैव विविधता का हमारा क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, उसके अगेंस्ट हमारी लड़ाई और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? जैव विविधता का यहाँ पे लॉस कैसे हो रहा है? बायोडाइवर्सिटी हमारी लॉस कैसे हो रही है? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? बहुत ज्यादा डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों को काटे जा रहे हैं, जंगलों को काटे जा रहे हैं। क्यों काटे जा रहे हैं? क्योंकि हमारे को रिसोर्सेज चाहिए। क्या चाहिए? रिसोर्सेज चाहिए। और फॉरेस्ट से तो हमारे को ढेर सारे रिसोर्सेज मिलते हैं। लकड़ी मिलती है, फ्यूल मिलता है, और हमारे को क्या मिलता है? फॉडर मिलता है, चारा मिलता है, फल और फूल मिलते हैं, फ्लावर्स मिलते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, ये सब मिलता है हमारे को। वैक्स, टैनिन्स, हनी, आइवरी, ये सब हमारे को कहाँ से मिलता है? एनिमल प्रोडक्ट्स सब हमारे को फॉरेस्ट से मिलते हैं। अब फॉरेस्ट को हम काटे जा रहे हैं। सबसे पहले क्यों? हमारे को लैंड चाहिए। जो लैंड है हमारे को किस किस के लिए चाहिए? डोमेस्टिक यूज के लिए भी चाहिए, इंडस्ट्रियल यूज के लिए भी चाहिए, और हमारे को रिक्रिएशनल यूजेस के लिए भी चाहिए, मनोरंजनात्मक कार्यों के लिए भी चाहिए। तो इसके लिए हम किसको काट रहे हैं? हमारे जंगलों को काट रहे हैं। जंगलों को काटने की वजह से क्या हो रहा है? क्लाइमेट में चेंज आ रहा है, क्योंकि जंगल हमारे क्या है? लंग्स है। क्लाइमेट में चेंज आ रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही है, हमारी जो मिट्टी है उसका कटाव हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है, ऊपर की जो उपजाऊ परत होती है मिट्टी की वो खोती चली जा रही है।
इससे क्या हो रहा है, जमीनें बंजर बनती जा रही हैं, डेजर्टिफिकेशन होता जा रहा है। और जब हम जंगलों को ही काट रहे हैं तो जंगल तो कितने सारे जीव जंतुओं के घर है, कितने सारे औषधीय गुण वाले पेड़ खत्म हो जाएंगे, कितनी सारी हमारी जो जानवरों की प्रजातियां हैं वो क्या हो जाएंगी, विलुप्त हो जाएंगी। तो अगर हम ग्रीन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमारे ये सारे कामों में क्या आएगी, कमी आएगी, ये सारे नुकसान हमारे क्या होंगे, कम होंगे। ठीक है, फिर हमारा किस में इम्प्रूवमेंट आएगा, हमारा हवा में, पानी में और सॉइल की गुणवत्ता में क्या आएगा, बढ़ावा होगा, इजाफा होगा, इम्प्रूवमेंट होगा एयर, वाटर और सॉइल की क्वालिटी में। अब मान लीजिए कि हमने क्या करना चालू किया, जो वेस्ट जनरेट हो रहा था उसको हमने क्या किया, कुछ टेक्निक्स अपनाई, हमने 3R पॉलिसी अपनाई, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। जब हम ये करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारा जो वेस्ट है उसका मैनेजमेंट हो पाएगा। क्या होगा, वेस्ट का मैनेजमेंट हो पाएगा। और जब वेस्ट को हम मैनेज कर रहे हैं, उसको फैलने नहीं दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा, बीमारियों में, जो जीव जंतुओं में बीमारियां हो रही हैं, जो डिजीजेस हो रहे हैं, डेथ्स हो रही हैं, उनमें कमी आएगी। साथ ही में क्या होगा, हमारे जो भी बायोफ्यूल्स हैं या रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग में इजाफा होगा। साथ ही में जो इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है उसमें बढ़ावा होगा। और जब इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ेगा, यानी कि क्या बढ़ेंगी, हरित नौकरियां बढ़ेंगी, ग्रीन जॉब्स बढ़ेंगी, तो इससे किस में बढ़ावा होगा, रोजगार में बढ़ावा होगा। और रोजगार में अगर इजाफा हो रहा है तो क्या होगा, हमारा आर्थिक विकास होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। तो देखिए, ग्रीन इकोनॉमी की तरफ बढ़ने के कितने सारे फायदे होते हैं। तो क्यों ना हम सब अपने ही लेवल पर ऐसी प्रैक्टिसेस को, स्थायी गतिविधियों को अपनाएं, जिससे कि हम सब भारत को एक हरित अर्थव्यवस्था की तरफ अग्रसर कर सकें। उम्मीद करती हूं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।